तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सिंदबाद की छठी यात्रा। सिंदबाद ने कहा, मेरे परिवार के सदस्यों और मित्रों ने विनती की मुझे खतरे से भरी यात्रा करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक साल बाद मेरा मन फिर से यात्रा करने के लिए मचलने लगा। इस बार मैं भारत चला गया ताकि वहाँ के बंदरगाह से अपना सफ़र शुरू कर सकूं। सिंदबाद और उसके साथी बड़े आराम से भारत पहुंचे। फिर उन्होंने वहां के बंदरगाह से जहाज लिया। तूफानी हवाओं के कारण उनका जहाज रास्ता भटक गया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ जा रहे थे। कप्तान को आभास हुआ कि शायद वे लोग समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लहरों का वेग उनके जहाज को उसी ओर खींचे ले जा रहा था। वे लोग एक पर्वत की ओर चले जा रहे थे। अचानक जहाज उस पर्वत से टकराकर चूर चूर हो गया। उनका सारा सामान पानी में बिखर गया। वह समुंदर में तैरने लगे, लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वे लोग सही सलामत हैं। तभी उन्हें अपने आसपास जहाज़ों के बहुत से टुकड़े और पूर्व में मरे हुए नाविकों की हड्डियां दिखाई दी। ऐसा लगता था जैसे उन स्थान से कभी कोई जिंदा वापस नहीं गया। सिंदबाद की नज़र तेज थी, इसी कारण उसने कई बार खतरनाक मामलों में भी सबका बचाव किया था। उसने देखा कि समुद्र के पास एक नदी बह रही थी, लेकिन वह समुद्र की ओर नहीं जा रही थी। वह जानता था कि सभी नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वह नदी में मेहरा मेहराबदार चट्टानों के बीच से बहती जा रही थी। वह उस समय जब पहुंचा, वहाँ हीरे मोती जवाहरात वगैरह नदी के किनारे बिखरे हुए थे। कप्तान के पास थोड़ा खाना था। उसने खाना सबको बांट दिया, लेकिन जल्द ही नाविक भूख से दम तोड़ने लगे। कैसी अजीब बात है। उनके चारों ओर हीरे मोती और जवाहरात का ढेर था, लेकिन वह उनके किसी काम का नहीं था। इंसान को जब भूख प्यास लगती है तो उसे खाने के लिए भोजन चाहिए। इन चीज़ों से उनका पेट नहीं भरता। नाविकों ने कोई भी कोशिश किए बिना खुद को हालात के हवाले कर दिया। उन्हें वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सिंदबाद ने सोचा, मैं भी भूख प्यास से मर जाऊंगा, लेकिन इस तरह मरने से बेहतर है कि नदी के दूसरी ओर जाने का प्रयास किया जाए। शायद इस तरह से मेरी जान बच जाए। तत्पश्चात सिंदबाद ने वहां पड़ी लकड़ियों की मदद से एक बेड़ा बनाया और उस पर बैठकर नदी में निकल पड़ा। उसने अपने साथ बहुत से हीरे मोती जवाहरात और बचा खाना रख लिया। उसे उम्मीद थी कि उसकी जान बच जाएगी। बेड़ा लहरों के वेग के साथ आगे बढ़ता रहा। अंधेरा हो गया और सिर्फ पानी बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कई बार तो रास्ता इतना तंग हो जाता कि सिंदबाद को नीचे झुकना पड़ता। वह कई दिनों तक इसी तरह नदी में चलता रहा। जब उसे भूख लगती तो वह थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता और थकने पर सो जाता था। वह नदी तो समुद्र से भी बड़ी निकली। उसने अपने जीवन में इतनी लंबी और सकरी नदी नहीं देखी थी। कई जगह तो दोनों ओर इतना घना जंगल आ जाता है कि उसे डर लगने लगता। आसपास खड़े पेड़ों की टहनियाँ उसके बेड़े तक पहुंच जाती। वह अपने साथियों से बहुत दूर निकल आया था। उसने दुआ की, अल्लाह उसकी मदद के लिए किसी को भेज दे। एक दिन जब वह सोकर उठा तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसका बेड़ा नदी के किनारे बंधा था और बहुत से काले लोग उसे देख रहे थे। ऐसा लगता था कि वह उससे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें उसको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब सिंदबाद ने अरबी में कुछ शब्द कहे तो उन्हें एक आदमी ने समझ लिया। उसने बताया कि वे लोग सिंदबाद को पानी से बचाकर लाए थे। सिंदबाद ने उनसे थोड़ा खाना मांगा और बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उन्होंने सिंदबाद को एक घोड़े पर बिठाया और इंडीज़ में सेर नदी नगर के राजा के पास ले गए। उन्होंने उसका बेड़ा भी साथ ले लिया। सिंदबाद को बहुत दिनों बाद भेर भरपेट खाना मिला था, इसलिए उसे बहुत अच्छा लगा। सिंदबाद ने अपनी हिम्मत के बल पर अपनी जान बचा ली, वरना उस जगह पर उसका मरना तय था। वे लोग अपने इलाके में सिंदबाद को देखकर हैरान थे और उसके बारे में जानना चाहते थे। सिंदबाद ने कहा, मैं सिंदबाद नाविक हूँ। वहाँ का राजा बहुत शिष्ट और
मेहमान नवाज था, वह सिंदबाद की पूरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसके हाथों तैयार किया गया बेड़ा देखकर कहा कि उसकी कहानी को सोने चांदी के अक्षरों में लिखवाकर राज्य के इतिहास के रूप में रखा जाएगा। सिंदबाद ने राजा का खजाना देखकर चौंक गया। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी दौलत नहीं देखी थी। राजा ने उससे कहा कि जो भी दिल में आए उसमें से उठा लो। सिंदबाद ने मना करने पर राजा को अच्छा लगा। उसने उसे बहुत से उपहार दिए। सिंदबाद के मन में लालच नहीं था। यदि वह चाहता तो राजा के कहने पर उसके खजाने में बहुत सा सोना चांदी और हीरे जवाहरात ले सकता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन था। उनकी यही बात राजा को काफ़ी अच्छी लगी और उसे वो पसंद करने लगे। सिंदबाद को वह राजा बहुत पसंद और सुंदर लगा। दिन और रात एक समान थे। संसार के सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर घाटियां थी। वहाँ कीमती रत्न पाए जाते थे। उस राज्य में बहुत दुर्लभ पौधे भी थे। समुद्र के किनारे मोती और घड़ियों में बिखे हीरे हुए थे। जहाँ राजा शाही हाथी पर सवार होकर लोगों को सुख दुख जानने के लिए निकलता था। राजा ने बगदाद के खलीफा के लिए दोस्ती का संदेश और उपहार देकर सिंदबाद को अपने जहाज से वापस भेज दिया। उसने सिंदबाद को सोने, जवाहरात और सांप की खाल से बना एक ऐसा बर्तन भी दिया जिसमें रखा शरबत किसी भी रोग को दूर कर सकता है। इसके अलावा उसे बहुत सा कपूर, पिस्ते, मेवे और गुलाम भी दिए। इस बार सिंदबाद का पूरा जहाज राजा द्वारा किए गए उपहारों से भरा हुआ था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी यात्रा को ऐसा अंत होगा। वापसी के समय उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। राजा ने जहाज को संभालने के लिए कुशल नाविक भी भेजे थे। सिंदबाद बड़े आराम से अपने घर की ओर चल पड़ा। सिंदबाद बगदाद पहुंचा और खलीफा हारून अल रशीद को सारे उपहार देकर पूरी कहानी सुनाई। खलीफा को उस राजा के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे सिंदबाद के साहस का बड़ा गर्व हुआ कि वह कितने खतरे सहकर भी जीवित लौट आया। खलीफा ने सिंदबाद का सम्मान किया और उसे बहुत से उपहार दिए। सिंदबाद खुशी खुशी घर लौटा। उसने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ दावत की और सब लोग उसकी यात्रा के किस्से सुनकर दंग रह गए। जब सिंदबाद यह कहानी सुनकर जाने लगा तो सिंदबाद ने उसे पुनः 2 दीवारें इनाम में दी। सिंदबाद को से बहुत स्नेह और किया कर जाता था। वह उसका सम्मान करने लगा। हिंदबाद ने दिनारे लौटाते हुए कहा, आपने मुझे अपने जीवन के जो मूल्य अनुभव दिए वही मेरे लिए काफ़ी हैं। आप ये दिनारे वापस ले लें। जब तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो इन्हें रख लो। दोस्त से मिले नजराने को स्वीकार अस्वीकार नहीं किया जाता। यह कहकर सिंदबाद ने उसे गले लगा लिया। सिंदबाद की गालों पर आंसू चमक रहे थे। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और यदि आप सुनना चाहते हैं अपनी कहानी मेरी जुबानी तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।